नमस्कार, इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सावल और हमारे इस अधिवेशन में अब वक्त है हमारे उस सत्र का जिसका इंतजार सबको था। और हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़े हुए हैं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर साहब। जी जयराम जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल में। जी थैंक यू, धन्यवाद। जी मुख्यमंत्री जी, क्या कहना आपका? जब भी जिस दौर से पूरा देश गुजर रहा है और खास तौर पर प्रदेश गुजर रहा है, तो जो चुनौती है वो अभी भी लगातार बनी हुई है। ये संकट जो है लगातार बरकरार है, तो इससे उबरने की कोशिश किस तरह से हो रही है? ये सत्य है कि इस वक्त भी अभी तक जो है कोरोना वायरस का संकट समाप्त नहीं हुआ है, बल्कि पिछले कुछ दिनों में हम देख रहे हैं कि मामलों में बढ़ोतरी हुई है, देश में भी हुई है और इस बात को हमको स्वीकार भी करना होगा, प्रदेश में भी हुई है। और ऐसी परिस्थिति में ये संकट अभी तक जो है वो बरकरार है, चुनौती दे रहा है सारी परिस्थितियों को, लेकिन उसके बावजूद पूरा देश डट करके मुकाबला कर रहा है मोदी जी के नेतृत्व में। और हिमाचल प्रदेश में भी हम पूरी तैयारी के साथ इस कोरोना वायरस के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखे हुए। जी, अगर बात की जाए कि अभी लॉकडाउन 4 जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो उसमें किस तरह की ढील, जो अभी तक जो ढील दी है प्रदेश में, क्या उससे थोड़ा और भी ज्यादा उसको रिलैक्स किया जाएगा आने वाले वक्त में? देखिए, हमने हिमाचल प्रदेश में एक तो ये तय किया है कि पूरे देश भर में जहां लॉकडाउन चल रहा है वहां हिमाचल प्रदेश में लॉकडाउन के साथ हमने कर्फ्यू को अभी तक भी नहीं छोड़ा है। कर्फ्यू अभी तक भी हमने लागू रखा है और उसके साथ साथ में अभी तक हमने बहुत ज्यादा जो लॉकडाउन 3.0 था और लॉकडाउन 4.0 जो है उसमें कोई बड़ा अंतर नहीं किया है। उसमें थोड़ा सा सिर्फ एक ही परिवर्तन किया है कि 7 घंटे की जो रिलैक्सेशन थी हमारी कर्फ्यू आवर्स में, उसमें हमने 1 घंटे की और बढ़ाई है। ये एक काम किया है। और उसके बाद जो है अभी तक हिमाचल प्रदेश में जो एक जिले से दूसरे जिले में इंटर डिस्ट्रिक्ट जो उसमें परमिट सिस्टम रखा था, हमने पास सिस्टम रखा था, उस पर हमने विचार किया कि उसको अब समाप्त कर दिया लॉकडाउन 4.0 में। तो इसके अलावा भी बहुत परिवर्तन करने के हम मूड में भी नहीं, क्योंकि पिछले दिनों से हम देख रहे हैं कुछ मामलों में बढ़ोतरी हुई है, तो ऐसे में हम बिल्कुल सजग और सतर्क होकर के काम करेंगे। जी, अगर इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बात करें, जो इंडस्ट्रियल एरिया है हिमाचल प्रदेश का, तो वहां पर अभी भी कई तरह की जो दिक्कतें हैं, तो उन दिक्कतों को दूर करने की कोशिश की जा रही है। और किस तरह से दोबारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज की शुरुआत प्रदेश में करने का प्लान है? ये तो सच्चाई है कि लॉकडाउन जो पूरे देश भर में इस वक्त चल रहा है, पूरे देश भर में जहां कोविड-19 के ज्यादा मामले हैं वहां पर भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज की शुरुआत हो गई है। और उसी दृष्टि जहां हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश पूरे देश भर के उन राज्यों में से है जहां कोविड-19 का इतना इम्पैक्ट नहीं है। हम मानते हैं असर तो है, लेकिन उसके बावजूद बाकी राज्यों की तुलना में हम अभी भी बहुत बेहतर हैं। ऐसी परिस्थिति में हम हिमाचल प्रदेश में जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज को उनको सुचारू रूप से चलाने के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, उसमें अभी तक हम देख रहे हैं कि पूरे देश भर में बाकी जगह तो अभी बहुत कम जो है अभी तक कुछ काम की शुरुआत हो पाई है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर की अगर हम देखें, वहां की एक्टिविटी देखें, तो उसमें काफी बढ़ोतरी हुई है, तेज गति से बढ़ोतरी हुई है, चाहे वो फार्मा सेक्टर है, चाहे हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है। और इसी के साथ साथ में जो दुकानें खोलने का जो हमने निर्णय लिया, ग्रामीण क्षेत्रों में के साथ साथ शहरी क्षेत्रों में भी, और उसमें भी बड़े स्तर पर अब अच्छी एक्टिविटी अब धीरे धीरे आ रही है, क्योंकि अभी तक लोगों के दिमाग में कोविड-19 का जो इम्पैक्ट है वो निकला नहीं है। उसमें भी अभी तक लोग जो है बाजार जा रहे हैं, लेकिन थोड़े जा रहे हैं अभी तक। जी, इसके अलावा जो हिमाचल से बाहर लोग हैं, काफी तादाद में आप लोग हिमाचल लेकर आए, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग प्रदेश के दूसरे प्रदेशों में हैं। तो अभी क्या योजना है आपकी कि, क्योंकि लगातार जो पहले लोग लेकर आए, पहले विपक्ष भी इस पर काफी तंज कस रहा है, पहले विपक्ष का कहना था कि लोगों को लाया जाए, जब लाया गया, तो इस स्थिति पर आपका क्या कहना है? देखिए, एक तो ये हमारी जिम्मेवारी बनती है, नैतिक जिम्मेवारी है कि प्रदेश के अंदर हर नागरिक के जीवन की रक्षा के साथ
जो हिमाचल का आदमी है, जो प्रदेश से बाहर है, उस आदमी की जिंदगी की रक्षा, उसके जीवन की रक्षा, वो भी हमारी जिम्मेवारी है। उस दृष्टि से हमने शुरू के दौर में जब कोरोना वायरस का इसका इम्पैक्ट पूरे देश भर में धीरे धीरे बढ़ रहा था, उस सूरत में हमने एक बात को तय किया कि जो लोग बाहर फंसे हैं उनके लिए हम आने की तैयारी करें। हमने तैयारी की और तैयारी के साथ साथ में उनको लाया भी, और बड़ी संख्या में हिमाचल प्रदेश में जो हिमाचल के निवासी दूसरे प्रदेशों में थे, जिसमें स्टूडेंट्स थे जो चंडीगढ़ में पढ़ते थे, बेंगलोर में पढ़ते थे, कोटा में पढ़ते थे, महाराष्ट्र में, पुणे में, बहुत जगह हिमाचल के बच्चे थे। और बच्चों के साथ साथ में बहुत सारे ऐसे नागरिक थे जो कामकाज की दृष्टि से दूसरे प्रदेशों में वहां पर काम करते थे। जी। उनको भी हिमाचल में लाने की बात थी, उनको भी हिमाचल में लाया हमने, और बड़ी संख्या में लाया। मैं समझता हूं कि लगभग अभी तक 1 लाख से ऊपर लोग जो है हिमाचल प्रदेश में पिछले कुछ दिनों में आए। जहां तक विपक्ष की आप बात करते हैं, विपक्ष की बात अपनी जगह है, वो अपना उनने काम करना, वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन हम अभी तक जो है राजनीतिक दृष्टि से कोई भी काम नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ एक काम कर रहे हैं कि कोविड-19 से हिमाचल प्रदेश को मुक्त कैसे किया जाए। एक बात, हर एक नागरिक का जीवन हम कैसे सुरक्षित करें, इस वायरस के प्रकोप को हम कैसे रोक सकें, इन सारी चीजों को लेकर के हमारी प्राथमिकता है। जो गरीब आदमी की और जो हमारे मध्यम वर्ग का जो हमारा व्यक्ति है, सबकी जो आर्थिकी जो है तहस नहस हुई है, अस्त व्यस्त हुई है, उसको कैसे संबल दे सके, उसको कैसे सहारा दे सके, उस दृष्टि से काम करें। जहां तक विपक्ष की बात है, विपक्ष तो बिना वजह के अनावश्यक रूप से जो बोले जा रहा है। जब लोग हिमाचल में लाए नहीं गए थे तब कहते थे कि उनको लाओ। अब जब हिमाचल प्रदेश में 1 लाख से ज्यादा लोग पूरे देश भर के हिमाचल के निवासी हैं, वो हमारे भाई हैं, उनको हम लाए हैं, तो हमें प्रश्न खड़े किए जा रहे हैं कि इस तरह से मत लाओ, तो कैसे लाया जाए। और मैं इनको एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, राजनीति इस वक्त का विषय नहीं होना चाहिए जी। उनको इस बात को देखना चाहिए कि उनके शासित राज्यों की क्या स्थिति है। उनकी पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता जो मुख्यमंत्री के बतौर में राजस्थान में गहलोत जी हैं, वहां हालत देखिए। उनके बहुत वरिष्ठ नेता पंजाब, हमारा पड़ोस का राज्य है, वहां पर देखिए हालत क्या स्थिति है। और उसकी तुलना में आज की तारीख में भी मैं कह सकता हूं हिमाचल बहुत बेहतर है। इसलिए मेहरबानी करनी चाहिए, उनको मेहरबानी करनी चाहिए। और कम से कम इस वक्त राजनीति का ये वक्त नहीं है। इस वक्त जो है हम सबको एक साथ जुट करके, मिल करके जो है इस वायरस के खिलाफ, जिसने पूरे विश्व को विचलित कर दिया है, तहस नहस कर दिया अर्थव्यवस्था को, ऐसे में हमको उस वायरस के खिलाफ लड़ाई लड़नी है, कोविड-19 को समाप्त करना है। मुझे लगता है कि ये सोचे तो उचित रहेगा। जी जयराम जी, अगर बॉर्डर्स की बात की जाए, जो हिमाचल के बॉर्डर हैं, वो कब तक कोई उसको खोलने की किसी तरह की योजना आप लोगों ने बनाना शुरू किया है, या क्या रोड मैप है उसका? देखिए, वैसे बॉर्डर हमने शुरू के दौर में काफी हमने रिस्ट्रिक्ट किया था, और उसके कारण एक फायदा ये हुआ था, निश्चित रूप से हुआ था कि उसके कारण जो है हिमाचल प्रदेश में मामले घटे थे और तेजी से घटे थे। और एक परिस्थिति ऐसी आ गई थी हमारी 1-2 तारीख तक, जब एक मामला सिर्फ पॉजिटिव रह गया था हिमाचल प्रदेश में। जी। लेकिन जब पूरे केंद्र की सरकार के माध्यम से एक निर्णय लिया गया, सभी मुख्यमंत्री के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विस्तार से चर्चा की, तो उसमें एक विषय सभी मुख्यमंत्री जी ने रखा कि इस वक्त की परिस्थिति में एक बात को हमको सोचना चाहिए कि हमारा गरीब आदमी जो फंसा हुआ है, हमारे बच्चे जो फंसे हुए हैं, उनको अपने परिवार तक आने जाने के लिए व्यवस्था में मदद करनी चाहिए। और ये एक स्थिति होती है, जब आदमी कभी ऐसे संकट में फंसता है तो उसकी इच्छा जाने की होती है, मैं परिवार के साथ रहूं, घर में जाऊं और घर में जा करके उनके परिवार के साथ रहूं। ऐसी परिस्थिति सबके सामने आई जी। और इस कारण से बहुत सारे लोग जो है हमारे प्रदेश में आए, बहुत सारे लोग हमारे प्रदेश से गए। और उसके कारण एक बात हमको मान के चलना पड़ेगा कि हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस के मामलों में बढ़ोतरी हुई, क्योंकि वो सारे लोग ऐसी जगह से, ऐसे प्रदेशों से आए जहां रेड एंड हॉटस्पॉट थे कोरोना वायरस के, उन स्थानों से आए और उनके साथ कुछ मामले पॉजिटिव भी आए। मैं उसकी बात भी नहीं कहना चाहता हूँ, आखिरकार अपने भाई है, संकट में फंसे थे, उस संकट से हम निकाले हैं और निकाल करके हिमाचल प्रदेश में उनको अपने घरों में ले आए हैं, अपने परिवार के बीच में वो रह रहे हैं।
ऐसी परिस्थिति में मुझे लगता है कि यही करना उचित था। और आने वाले समय में थोड़े वक्त के लिए हम जरूर चाहते हैं, हम चाहते हैं कि अब थोड़े वक्त के लिए जो आना चाहते हैं वो आए, जी लेकिन धीरे धीरे हम 30-31 तारीख के बाद हम सोच रहे हैं कि फिर आने जाने का क्रम फिर से रोकना पड़ेगा, क्योंकि फिर हमको वायरस को चेज करना होगा, उस वायरस को रोकना होगा, उस वायरस को खत्म करना होगा। उसके लिए जरूरी है कि हमारी आवाजाही बिना रोक टोक के जो है उस प्रकार से थोड़ी देर के लिए जो है वो ना हो, उसके लिए मुझे लगता है व्यवस्था खड़ी करने की जरूरत है। जी बिल्कुल। और इसके अलावा केंद्र सरकार की अगर बात करें, केंद्र ने 20 लाख करोड़ का जो पैकेज का ऐलान किया है, तो उससे राज्यों को भी जाहिर सी बात है बहुत मदद मिलेगी। तो आपको लगता है कि उससे हिमाचल प्रदेश में जो जिस तरह से राजस्व की दिक्कत है, क्योंकि प्रदेश में रेवेन्यू के जो रिसोर्सेज है वो बहुत कम है, उससे कहीं ना कहीं फायदा होगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी फायदा होगा? जयराम जी, निश्चित रूप से देखिए, ये प्रधानमंत्री जी को ये श्रेय जाता है। हम प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं हिमाचल प्रदेश की जनता की ओर से और आपके इस चैनल के माध्यम से, कि एक तरफ कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई को लड़ने के लिए जिस प्रकार से उन्होंने प्रयत्न किया, जिस तरह से मेहनत की, निश्चित रूप से वो बधाई के पात्र हैं। 130 करोड़ से ज्यादा की आबादी का ये देश, ठीक है भले ही कुछ मामले बढ़े होंगे इन दिनों में, लेकिन फिर भी उसके बावजूद आप देखिए, यूरोपियन कंट्रीज में देखिए, देश छोटे हैं लेकिन लोगों की संक्रमित होने की संख्या बहुत ज्यादा है। देश छोटे हैं लेकिन लोगों की मरने की संख्या बहुत ज्यादा है। ऐसी परिस्थिति में अभी तक भारतवर्ष में काफी हद तक हम रोकने में कामयाब हुए हैं। और दूसरी तरफ से प्रधानमंत्री जी ने इस बात को भी सोचा कि हमारे देश की आर्थिकी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, इंडस्ट्री डिस्टर्ब हुई है, टूरिज्म डिस्टर्ब हुआ है, टैक्सनेस हुआ है, हमारे जो है गरीब आदमी मजदूरी करने वाला उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हुई है, मध्यम वर्गीय जो छोटे जो हमारे लोग हैं उनका भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इसलिए तुरंत जो है मदद का रास्ता भी करना चाहिए। हमारे विपक्ष के लोग हमेशा शोर डाल रहे थे कि भाई प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं। आखिरकार आजाद भारत का सबसे बड़ा आर्थिक पैकेज हमारे सामने आया। 20 लाख करोड़ रुपए की घोषणा उस पैकेज के माध्यम से देश के बहुत सारे वर्गों के लिए हुई जो प्रभावित थे और जिनको मदद किसी न किसी रूप में जो है प्रधानमंत्री जी ने देने की सोची, वो मदद उन तक पहुंचाने की बात अगर आई है तो हिमाचल प्रदेश में भी मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा उसका लाभ हुआ है। और विशेष तौर से जो हमारे छोटे लघु उद्योग हैं, एमएसएमई, जिसमें हमारा टूरिज्म का सेक्टर भी आता है, और उसके लिए जो है हिमाचल लगभग 98% एमएसएमई के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश आता है। और उसमें प्रधानमंत्री जी ने एक अच्छा सहयोग और मदद जो है इस पैकेज के माध्यम से उन तक पहुंचाने की कोशिश की। जी मुख्यमंत्री जी, अगर बात की जाए कि अभी आजकल आप ग्राम पंचायतों के प्रधानों से भी संवाद कर रहे हैं, आज भी आपकी एक बैठक थी, तो इस संवाद में सुझाव मांग रहे हैं, किस तरह की बातचीत आपकी हो रही है? क्योंकि गांव में पंचायतों में काम होना बहुत जरूरी है और वहां प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र के साथ साथ शहरी क्षेत्र के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र को भी हमें आत्मनिर्भर बनाना है। जी देखिए, इसमें मैं मानता हूं कि विकास की आवश्यकता गांव में भी है, शहर में भी है, लेकिन यह सच्चाई है कि हमारे देश की लगभग 80% आबादी गांव में रहती है। और अभी आपने संकट के दौरान देखा होगा, आखिर काम कौन आया? अपना गांव, अपना घर, अपना गांव के साथ छोटा है लेकिन उसके बावजूद साधन की कमी, सुविधाओं की कमी, लेकिन आखिर आदमी कहां के लिए निकला? गांव की तरफ निकला। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात के लिए सुनिश्चित किया कि गांव में भी विकास हो और इसलिए 40,000 करोड़ रुपए का अलग से प्रावधान मनरेगा के लिए एडिशनल किया। 60,000 करोड़ रुपए पहले दिया हुआ, 40,000 करोड़ रुपए और दिया, ताकि गांव का आदमी गांव में रह करके अपना रोजगार का माध्यम ढूंढ सके, माध्यम निकाल सके उसके मनरेगा के माध्यम से, और उसके साथ साथ में अपना घर परिवार को भी वहां पर संभाल सके। और जहां तक पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधियों की बात कर रहे हैं, मैं आजकल उसके साथ संवाद कर रहा हूं। पिछले कुछ दिनों से मैंने हिमाचल प्रदेश के बहुत बड़ी संख्या में पंचायतों के प्रधानों के साथ टेक्नोलॉजी के माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बातचीत की है, आज भी बात की है। प्रधानों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है।
महत्वपूर्ण भूमिका उस दृष्टि से, एक तो डेवलपमेंट के काम, विकास के कार्य की शुरुआत अगर गांव में अगर आज की तारीख में हम ठीक प्रकार से करते हैं, जो गांव में जो गरीब आदमी है, जो मजदूर आदमी है, उसको घर में ही रोजगार का माध्यम मिल जाएगा मनरेगा के अंतर्गत उसके अलावा दूसरे जो विकास कार्य पंचायती में चलते हैं उसके माध्यम से। दूसरा, पंचायतों के माध्यम से बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हम अपने अपने प्रदेशों में निभा सकते हैं। एक तो लोगों को जानकारी पहुंचाने के लिए, और जो विशेष तौर से मैंने इन दिनों में जो बात कही है, एक तो डेवलपमेंट की जिम्मेदारी पंचायत के प्रतिनिधियों की, उसको निभाने के लिए आप आगे आए, ये मैंने निवेदन किया। दूसरा, मैंने ये बात कही कि हिमाचल प्रदेश में जो बाहर के प्रदेशों से जो हिमाचल के निवासी फंसे थे, संकट में थे, बहुत निकट परिस्थिति में थे, वो वापस लेकर के हम आए हैं, अब घर पहुंचे हैं। उनको हमने बहुत बड़ी संख्या में होम क्वारंटीन में रखा है जी। होम क्वारंटीन के नियमों का पालन वो करें। घर में पहुंचने के बाद जो है आप उनकी चिंता करें। किसी के परिवार में परेशानी है तो आप उसमें मदद करने के लिए आगे आए। ऐसी परिस्थिति में पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधियों से मैंने निवेदन किया है कि आप उन परिवारों को मिलने के लिए जाएंगे, अगर उनके पास मास्क नहीं है तो मास्क दीजिए, सैनिटाइजर नहीं है तो सैनिटाइजर दीजिए, 2 गज दूरी है बहुत जरूरी, जिस बात का संदेश आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है इस वायरस से बचने के लिए, इस बात की अगर जानकारी उनको नहीं है तो ये जानकारी उनको दीजिए। और अलग से होम क्वारंटीन में उस परिवार के सदस्य जो आपके प्रदेश में वापिस होकर के घर पहुंचा है, उसको किस प्रकार से वहां रहना चाहिए, अलग से रहना चाहिए, परिवार से नहीं मिलना चाहिए, इस सारी बात के लिए वो अपनी भूमिका निभाए। इसके लिए मैंने पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ संवाद स्थापित जी। जनाब जी, एक अहम सवाल यह भी है कि दिसंबर में जो पंचायत चुनाव होने थे, क्या आपको लगता है कि जो मौजूदा स्थिति है वो नियत समय पर हो पाएंगे, या आप लोग विचार कर रहे हैं कि अगर स्थितियां ऐसी रहती हैं तो वो थोड़ा डिले भी हो सकते हैं? देखिए, मैं समझता हूं कि अभी बहुत कुछ निर्भर कर रहा है, ये वायरस कितना एक्टिव रहता है, कितना और समय लेता है। मुझे लगता है कि आज की परिस्थिति ऐसी लग रही है कि वक्त ले रहा है ये, और वक्त और लगेगा, ऐसी संभावनाओं से मना नहीं किया जा सकता है। और नवंबर दिसंबर में चुनाव होने वाले, हमारी ओर से तैयारी है। लेकिन अगर वायरस का इम्पैक्ट कम हुआ तो हम हिमाचल प्रदेश में ऐसी परिस्थिति में, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में कोरोना का उतना ज्यादा असर होने नहीं दिया है, ऐसी परिस्थिति में हम तो चुनाव के लिए तैयार हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद उस वक्त के हालात को उस वक्त जो है आकलन करना बहुत आवश्यक होगा। मैं समझता हूं, इसलिए इससे ज्यादा कहना उचित नहीं होगा जी। इस कोरोना काल ने बहुत सारी चीजें डिले करवा दी हैं, लोग इंतजार कर रहे हैं। अमूमन आपसे कोई मिलने आता, आप उसको इंतजार नहीं करवाते, लेकिन एक तबका है प्रदेश में नेताओं का जिसको आप बहुत इंतजार करवा रहे हैं। तो ये इंतजार कब खत्म होगा? कुछ बोर्ड निगम बचे हैं, कुछ मंत्रिमंडल की गुंजाइश है, तो ये जो इंतजार है अभी कोरोना के चक्कर में और लंबा होगा या कम होगा? देखिए, अभी तो हमारे लिए शीर्ष प्राथमिकता यह है कि हम कोरोना के इस दौर से बाहर प्रदेश को निकाल सकें। इसलिए इस प्राथमिकता को हम बिल्कुल भी किसी तरह से कम नहीं होने देंगे। लेकिन उसके साथ साथ में मैं समझता हूं कि हिमाचल ऐसा प्रदेश है जहां बहुत सारी चीजों को हम नॉर्मल वे में ले सकते हैं। ठीक है, हमारी आर्थिकी हिमाचल प्रदेश में प्रभावित हुए, इसलिए केंद्र के नेतृत्व से सलाह मशवरा करने के बाद, प्रदेश के नेतृत्व से भी चर्चा करने के बाद जो आवश्यक होगा वो हम करेंगे, जो आवश्यक लगेगा वो करना भी चाहिए। लेकिन बहुत सारी बातों को लेकर के आज की तारीख में जो ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता है, ज्यादा काम करने की आवश्यकता है, वो एक तो हिमाचल कोरोना वायरस से बाहर निकले, एक बात, और दूसरा हमारे विकास कार्य जो प्रभावित हुए वो गति पकड़ें, और उसके बाद तीसरा जो आर्थिक दृष्टि से प्रदेश की सारी व्यवस्थाओं पर उसका असर पड़ा है कोरोना वायरस का, उससे हम प्रदेश को धीरे धीरे बाहर निकालने की कोशिश करें। जी, एक सवाल सड़कों से जुड़ा हुआ जो कि आपकी प्रायोरिटी में है। सवाल यह है कि हिमाचल में जो काम करने का सीजन था वो यही महीने थे, लेकिन कोरोना की वजह से काम नहीं हो पाया है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका है। तो इसको मैनेज करने की योजना बन रही है क्या प्रदेश में, क्योंकि आगे बरसात शुरू हो जाएगी? और इसमें सही बात है, इस बात से हम सहमत हैं कि आज भी हम आपके इस कार्यक्रम में, अभी हमारी वो पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट की हमारी रिव्यू मीटिंग चल रही थी, उसमें हम यही कर रहे थे कि ऐसी परिस्थिति में हम क्या कर सकते हैं। हमारे टारगेट्स पिछड़े हैं, चाहे वो सड़कों नई सड़कें बढ़ाने की दृष्टि से हैं, चाहे उसके साथ साथ में सड़कों की
मेंटेनेंस की दृष्टि से है, क्योंकि वर्किंग सीजन हिमाचल प्रदेश में कम होता है। ये 3-4 महीने का वक्त हमको मिलता है, उसके बाद बरसात आ जाती है, बरसात के बाद सर्दी आ जाती है, तो इसलिए कठिन तो होता है। लेकिन फिर भी मैंने आज कहा है कि जहां जहां हम तुरंत काम शुरू कर सकते हैं, हमने काम शुरू करने के लिए कहा है। चाहे भले ही लेबर कम है, कम होगा काम, लेकिन बंद नहीं, धीरे से ही सही, लेकिन कुछ ना कुछ काम आप शुरू कर दीजिए। और काम शुरुआत करने के लिए जो है आदेश देने के साथ साथ में काम शुरू भी हो चुके हैं पिछले दिनों से। और मैं समझता हूं एक चीज का हम बहुत लाभ आजकल के दिनों में उठा सकते थे, वो ये कि भी सड़कों पर इस वक्त ट्रैफिक हमारे हिमाचल प्रदेश में क्योंकि लॉकडाउन और कर्फ्यू होने के कारण कम है, कैरिंग में बहुत अच्छा काम कर सकते थे, लेकिन वो प्रभावित हुआ है लेबर की वजह से। लेकिन फिर भी मैंने इस बात के लिए कहा कि लेबर जो यहाँ उपलब्ध है उसको ऑर्गेनाइज करो, इकट्ठा करो और उसके साथ काम शुरू करो। जी, आजकल पूरे देश में प्रवासी मजदूरों का मुद्दा बड़ा गरमाया है, खूब उस पर बयानबाजी हो रही है। दिल्ली में तो राहुल गांधी प्रवासी जो मजदूर थे जो अपने गांव की तरफ जा रहे थे, यूपी बिहार की तरफ, उनसे वो मिलने भी पहुंच गए, उस पर भी खूब बयानबाजी हुई। हिमाचल में क्या स्थिति है, हिमाचल से कितना पलायन हो रहा है, और इस पलायन पर जो बयानबाजी हो रही है उस पर आपका क्या कहना है? ठीक है, इसमें रोहित जी मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि मैंने पहले भी इस बात का जिक्र किया कि बहुत सारे लोग जो यहाँ फंसे हैं उनको भी अपने परिवार के पास जाने की इस वक्त इच्छा है, और उनको रोकना भी उचित नहीं है, क्योंकि एक ऐसी परिस्थिति है जब इस संकट के दौर में हर व्यक्ति महसूस करता है कि इस वक्त मुझे अपने परिवार के पास होना चाहिए, मेरा परिवार के साथ थोड़ा वक्त गुजरना चाहिए, परिवार के हालचाल पूछना चाहिए। तो ऐसी परिस्थिति में जो जाना चाहते हैं हम उनके लिए मदद कर रहे हैं। हमने बहुत सारे प्रदेशों के मुख्यमंत्री से बात की है, उनसे संपर्क करके हमने कहा कि आपकी संख्या हिमाचल प्रदेश में अभी तक लगभग 70,000 से ज्यादा जो है प्रवासी मजदूर और दूसरे प्रदेशों के लोग जो यहाँ से जाना चाहते हैं बाहर जी, और उनके लिए उचित व्यवस्था जो है, जो उन प्रदेशों के मुख्यमंत्री के साथ बातचीत की है, धीरे धीरे वो जुड़ती जा रही है। कुछ जगह ट्रेन के माध्यम से जा रहे हैं, कुछ जगह वो कह रहे हैं कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए बसों का अरेंजमेंट करेंगे। लेकिन हमने एक बात निवेदन जरूर किया है जो हिमाचल प्रदेश में जो प्रवासी मजदूर हैं कि मेहरबानी करके पैदल मत जाइए, पैदल मत जाइए, थोड़ा वक्त लग जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी आपको परिवार के साथ जरूर मिलने के लिए जाना चाहिए, हम उसमें मदद करेंगे, लेकिन पैदल मत चलिए। और ये हमने उनसे निवेदन किया है, और इस कारण से अभी तक हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे लोग जो है व्यवस्थाओं के माध्यम से गए हैं या फिर वो रुके हुए। जी, इस कोरोना काल में वैसे तो हर क्षेत्र में जिसे कहा जाए मार पड़ी है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर हम बात करें शिक्षा के क्षेत्र की हम बात करें तो वहां पर तो एक पूरे के पूरे तरीके से दूसरे देश के दूसरे प्रदेशों में भी नए तरीके से सोचा जा रहा है, क्योंकि बच्चों को बाहर अभी लाया नहीं जा सकता, संक्रमण का खतरा है, अब ये कितना लंबा चलेगा इसमें कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। तो ऐसे में हिमाचल सरकार ने भी कोई बृहद योजना कोई बनाई है या आप विचार कर रहे हैं? निश्चित रूप से हमने इस सारी बात को लेकर के विचार किया है, और जो प्राइवेट स्कूल है उन्होंने तो ऑनलाइन अपनी क्लासेस शुरू कर दी है, वहाँ काफी जगह हम देख रहे हैं बच्चों की पढ़ाई हो रही है। लेकिन सरकारी स्कूल में जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई काफी प्रभावित हुए, लेकिन फिर भी उसके बावजूद हमने भी टेक्नोलॉजी का उपयोग करके जो है बहुत सारी चीजों को शुरू किया है हिमाचल प्रदेश में। लेकिन पूरी जो है स्टूडेंट्स की जो स्ट्रेंथ उसमें कवर नहीं हो पा रही है, ये एक थोड़ी कठिनाई जरूर आई, क्योंकि सबके पास वो सुविधा इस प्रकार की इंटरनेट की और मोबाइल फोन की जो है स्मार्टफोन की इस प्रकार की नहीं है। ऐसे में थोड़ी दिक्कत आई है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद कुछ चीजें आगे बढ़ी हैं। और उसके साथ हमने दूरदर्शन के साथ जो हमने स्लॉट लिया है, टाइम स्लॉट लिया है, उसमें जो हमारे बच्चों के पढ़ाई के जो है कुछ समय के लिए जो है वो अलग अलग विषयों पर अलग अलग समय पर जो है वो व्यवस्था भी की है, उसका लाभ पूरे हिमाचल प्रदेश में जो है दूरदर्शन शिमला के माध्यम से बच्चे ले रहे हैं। तो इस प्रकार की परिस्थिति है। मैं समझता हूं कि आने वाले समय में जहां अभी लग रहा है हमको कि अब थोड़ा वक्त और लग सकता है, लेकिन केंद्र सरकार ने भी अब इस सारी चीज को लिए इस बच्चों की पढ़ाई ज्यादा प्रभावित ना हो, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए जो अभी हाल ही में जो घोषणा की है, मैं समझता हूं कि उसके माध्यम से जो बहुत सारे चैनल को एंगेज करके उसमें जो है टाइम स्लॉट लेकर के बच्चों की पढ़ाई का काम शुरू हो सके, इसके लिए जो है जो किया है वो स्वागत योग्य है। जी, प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये संकट का दौर है लेकिन इसमें भी संभावनाएं भी हैं।
ये दूसरा, अगर संकट के दौर के दूसरे पहलू की बात करें, पड़ोसी राज्य है आपका हरियाणा, वहां पर भी कोशिशें हो रही हैं कि जो उद्योग, कई उद्योग हैं जो चाइना से शिफ्ट हो रहे हैं, वो कह रहे हैं, कई लोगों से बातचीत हो रही है। क्या आपकी सरकार भी इस तरह की कोशिश कर रही है कि इस दौर में भी अगर कोई आना चाहे हिमाचल तो आ सकता है? और निश्चित रूप से मैं समझता हूँ संकट में भी एक अवसर है, एक अपॉर्चुनिटी हमारे पास है, इसमें दो राय नहीं है। अब आप तो इस बात को देख सकते हैं कि चाइना की तरफ जो है लोगों का पिछले कुछ अरसे से, कुछ दिनों से, कुछ वक्त से देखने का नजरिया बहुत बदला है। जी कोई अच्छा दृष्टिकोण चाइना के बारे में पूरी दुनिया का नहीं रह गया। इस वायरस की, खास तौर से इस वायरस के आने के पश्चात बहुत बड़ा परिवर्तन है। जो बहुत सारे बड़े बड़े देशों की जो इन्वेस्टमेंट चाइना में थी, वो रास्ता ढूंढ रहे हैं वहां से निकलने का। ऐसी परिस्थिति में मैं समझता हूं कि भारत एक बहुत बड़ी एक डेस्टिनेशन हो सकती है इन्वेस्टमेंट के लिए। और उस दृष्टि से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बड़ी साफ बात कही है कि आत्मनिर्भर भारत, यानी कि अपने पांव पर खड़ा भारत, और उसके लिए आवश्यक है कि हम हिमाचल प्रदेश में, हम भारतवर्ष में पूरे इस प्रकार की संभावनाएं तलाशें जहां इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया जा सकता है, इन्वेस्टमेंट आए। और हिमाचल प्रदेश में हम अपनी ओर से, सरकार की ओर से, हिमाचल सरकार की ओर से हम कोशिश कर रहे हैं कि जो भी इन्वेस्टमेंट अगर आ सकती है तो उसको लाने की हम पूरी कोशिश करें। आप अंदाजा लगा सकते हैं एक बात को लेकर के, जी एक वक्त था जब कोरोना वायरस पूरे भारत में शुरू हुआ, हम आधारित थे पीपी किट के लिए, उसकी सप्लाई चाइना से होती थी। आपका मास्क जो है वो चाइना से, जो उस बीमारी के इलाज के लिए, रोकथाम के लिए, आपका जो है वेंटिलेटर वो भी चाइना से। ऐसी परिस्थिति थी कि जिसको लेकर के कल्पना नहीं कर सकते हैं। हम पीपी किट के लिए कहते थे, लेकिन उसमें भी राशनिंग की परिस्थिति थी एक वक्त की, कि भी वो उतनी उपलब्ध नहीं हो पा रही थी जितनी जरूरत थी। लेकिन आप देख रहे हैं कि 2 महीने में ऐसी परिस्थिति निर्मित कर दी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने। आज पूरे देश भर में 300 से ज्यादा यूनिट जो है पीपी किट की जो है वो प्रोडक्शन कर रहे हैं। और पीपी किट जो है हर प्रदेश में जरूरत से ज्यादा, जी जरूरत से कम नहीं, जरूरत को पूरा किया, पूरा करने के बाद भी उसके बावजूद ज्यादा उपलब्ध है। जी अगर हम इस प्रकार की हम कोशिश करें, भारत बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ी संभावना है, और खासतौर से संकट में भी इस संभावना को हमको तलाशना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी ने इसका विजन आत्मनिर्भर भारत का जो जिक्र किया है, वो एक, मुझे लगता है कि बहुत बेहतरीन एक सुझाव है, एक मार्गदर्शन है हम सबके लिए। जी बिल्कुल। अब इस बातचीत के आखिरी दौर में एक अहम सवाल यह है कि अगर बागवानों की बात करें तो उनके लिए क्योंकि उनके लिए भी ये संकट का दौर है, और अभी सेब जिसे कहा जाए, सेब का सीजन भी शुरू हो चुका है, और दूसरी तरफ टूरिज्म, तो जो कि एक बड़ा, हिमाचल के लिए एक बड़ा रेवेन्यू का सोर्स भी था, कई लोगों का रोजगार सीधे तौर पर जुड़ा था। और अगर ये लॉकडाउन धीरे धीरे ईज आउट भी होता है तो सबसे आखिर में जाकर होटल इंडस्ट्री या टूरिज्म इंडस्ट्री खुलेगी। तो इन दोनों फ्रंट पर, क्योंकि ये दोनों आपके लिए बड़ी चुनौती है, किस तरह से काम हो रहा है सर? निश्चित रूप से ये दोनों जो है, ये क्षेत्र जो है बहुत संकट में है। पर्यटन की दृष्टि से जहां हिमाचल प्रदेश में हम बहुत बड़ा रोजगार देते थे नौजवानों के लिए, और उसके साथ आय का भी एक बहुत बड़ा जरिया था लोगों के लिए, हिमाचल प्रदेश के अर्थव्यवस्था के लिए भी, उसमें बहुत बड़ा संकट आया है। और ये लंबे समय तक, अभी तक लगता है ये चलेगा, इसका इम्पैक्ट रहेगा, क्योंकि पर्यटन इंडस्ट्री जो है, टूरिज्म इंडस्ट्री जो है, पूरे देश की नहीं, दुनिया की बहुत लंबे समय के लिए प्रभावित होगी। इस बात को लेकर के हमको मान करके चलना पड़ेगा। कोरोना के दहशत के कारण जो है, कोई आदमी निकलना नहीं चाहेगा थोड़े वक्त जो है घर से, कोई आदमी घूमना नहीं चाहेगा, क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा एक साइकोलॉजिकल एक इम्पैक्ट है। ऐसी परिस्थिति में हम कोशिश कर रहे हैं कि अगर हालात ठीक होते हैं, हम धीरे धीरे उसको पटरी पर लाने की कोशिश करेंगे। जहां तक आप एप्पल सीजन की बात कर रहे हैं, एप्पल सीजन हम हिमाचल की इकोनॉमी को एक बहुत बड़ी ताकत देता है। पिछली बार भी हमारे हिमाचल प्रदेश में एप्पल का सीजन अच्छा रहा, उसका एक बहुत बड़ा लाभ रहा है, हमको बहुत बड़ा आर्थिक दृष्टि से उसमें बहुत बड़ी मदद मिली है। और उसी दृष्टि से मैं समझता हूँ कि अब की बार भी फसल अच्छी है। कुछ एरिया में, कुछ क्षेत्र में ओलावृष्टि हुई है, थोड़ा नुकसान हुआ, तूफान के कारण नुकसान हुआ है, इसमें दो राय नहीं, लेकिन फिर भी अभी तक जो है हमारी फसल अच्छी है। और हम उम्मीद कर रहे हैं लगभग 2.5 करोड़ से ज्यादा की जो है हमारे पास बॉक्सेस इस बार, एप्पल बॉक्सेस इस बार होंगे। उसकी जी तैयारी, उसकी मार्केटिंग किस प्रकार से हो,
आदरणीय प्रधानमंत्री के साथ जी के साथ जब हमारी वीसी चल रही थी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चल रही, उस वक्त भी मैंने इस सारे मामले को उठाया कि आजादपुर मार्केट जो है हमारी दिल्ली की, कई बार जो है ऐसे संकट के दौर में वो व्यवस्थित ढंग से चल पाएगी या नहीं चल पाएगी, इस पर प्रश्न चिन्ह है कई बार। तो ऐसी परिस्थिति में वैकल्पिक व्यवस्था हो, मार्केटिंग हमारे एप्पल की जो है वो प्रभावित ना हो, और दूसरे उसके साथ साथ में एप्पल की बॉक्सेस के निर्माण की दृष्टि से उसके लिए भी हमने जो कंपनी जो बनाती है, जो फैक्ट्री बनाती है, उनको कहा कि इसको पूरा करें। और तीसरा एस्पेक्ट इसमें इंपॉर्टेंट है वो लेबर वाला है, उसके लिए भी, क्योंकि लेबर बहुत बड़ी तादाद में बाहर से आती है, नेपाल से आती है, बिहार से, यूपी से जो काम करती है, उसका संकट हमारे सामने जरूर है। लेकिन फिर भी हम उसके लिए अपनी ओर से पूरी जो तैयारी कर सकते हैं उसकी तैयारी करने में पूरी आज से ही हम जो है व्यस्त हो गए हैं। और मैं उम्मीद करता हूं उस एप्पल की इस फसल के कारण, सेब की इस फसल के कारण हमारी आर्थिकी को बहुत बल मिलेगा। जी हाँ, जयराम ठाकुर साहब क्या कहना चाहेंगे आखिर में प्रदेश की जनता से? रोहित जी, मैं तो सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं कि जो भी दिशा निर्देश केंद्र और प्रदेश सरकार ने आपको दे रखे हैं इस वायरस से बचने के लिए, कृपा करके उनका पालन करें। और हिमाचल प्रदेश में जो हिमाचल के भाई बहन, हमारे बच्चे जो दूसरे प्रदेशों में संकट में फंसे थे, अब हाल ही में हिमाचल प्रदेश में आप आए हैं, आप अपने घर में पहुंचे हैं, परिवार में पहुंचे हैं, आपका अभिनंदन है, ये प्रदेश आपका है। और ऐसी परिस्थिति में मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि जो क्वारंटीन, होम क्वारंटीन के नियमों का पालन करने के लिए हमने जो आग्रह किया है उसमें हमारा सहयोग दें, हमारी मदद करें। कहीं भी कोई आदमी किसी जगह से किसी वजह से संक्रमित हो भी गया हो तो वो संक्रमण आगे ना फैले, इसके लिए बहुत आवश्यक है हम मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, और ये बहुत आवश्यक है। और हिमाचल प्रदेश के सभी भाई बहनों से मेरा इस बात के लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2, लॉकडाउन 3 और लॉकडाउन 4 सब जगह आपका सहयोग मिल रहा है, बहुत बड़ा सहयोग मिला है। और हम इस बात का विश्वास दिलाते हैं आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश को कोरोना वायरस के इस दौर से बहुत जल्दी हम मुक्त करेंगे। हम इंतजार कर रहे हैं हिमाचल के जो निवासी बाहर फंसे थे, एक बार वो हिमाचल प्रदेश में आ जाए, उसके बाद अगली योजना हमारी हिमाचल में जो आया वायरस उसको किस प्रकार से यहाँ समाप्त किया जाए, खत्म किया जाए, उसके लिए हम पूरी तैयारी के साथ जो है हम काम कर रहे हैं। मुझे यही निवेदन करना है और हिमाचल प्रदेश की जनता से मुझे आपके इस चैनल के माध्यम से, इंडिया न्यूज के माध्यम से निवेदन करना है कि अभी भी एहतियात और सावधानियां बरतने में कतई भी कोताही ना करें, यही मेरा निवेदन है। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जयराम ठाकुर साहब, इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल से जुड़ने के लिए। तो हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर साहब हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि बिल्कुल संकट का दौर है, और जनता से भी उन्होंने अपील की कि जो भी गाइडलाइंस है उनका पालन करें, लेकिन इस संकट के दौर से भी निकल आएंगे। और उन्होंने पूरा रोड मैप बताया कि किस तरह से हिमाचल सरकार अलग अलग सेक्टर्स में काम कर रही है, क्या भविष्य की योजनाएं हैं, और जो लोग प्रदेश से बाहर हैं उनके लिए भी उनका संदेश था कि उन लोगों की वापसी की भी पूरी योजना है, लेकिन चरणबद्ध तरीके से यह सब होगा। और विपक्ष को उन्होंने साफ तौर पर दो टूक कहा है कि यह मौका राजनीति का नहीं है, एक साथ चलकर इस संकट से लड़ने का है, जूझने का है।